मित्रों, आप सबका स्वागत है। और ये एक तरह का अनौपचारिक रूप से हमारा मिलना हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और 3.5 वर्ष के कार्यकाल में अगर हम हिमाचल प्रदेश में सरकार के कामकाज का अगर जिक्र करें तो मैं समझता हूं कि ऐसी बर्बादी, ऐसी तबाही हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले कभी नहीं देखी। एक तो तबाही, और उसके पश्चात अगर आपदा से बची कसर जो है वो पूरी सरकार ने कर दी है। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश ऐसा अनुभव कर रहा है कि कांग्रेस की 3.5 वर्ष की कार्यकाल में हिमाचल लगभग 3 दशक पीछे चला गया। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि झूठ बोल करके सत्ता में आए, झूठी गारंटियां देकर के सत्ता में आए, और आज जब वो गारंटियां धरातल पर उतारने में कठिनाई है, मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में उसके बावजूद फिर से गारंटियां, फिर से झूठे वादे, झूठी घोषणाएं किए जा रही हैं। मैं उन सारी चीजों को भी छोड़ करके सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊपर 69,000 करोड़ का जो ऋण था वो अब जाकर के 1,10,000 करोड़ से पार हो गया। और ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई जब सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, और एक तरह से जो असली बात है वो मैं जो आपके साझा कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौर में ही आ चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपको अधिकारियों की सैलरी 6 महीने के लिए सैलरी का एक पोर्शन डेफर करना पड़ जाए, मंत्रियों के, विधायकों की सैलरी को 6 महीने के लिए एक पोर्शन उसका जो है डेफर करना पड़ जाए, तो संदेश और क्या जाता है? यही जाता है कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति इस तरह से खराब हो गई है कि अब हिमाचल प्रदेश में एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन है। जितनी भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की दृष्टि से अगर कहें तो केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमको जो मदद मिल रही है, हिमाचल प्रदेश वही एकमात्र हिमाचल प्रदेश को पहाड़ों पर विकास करने का एक जरिया रह गया है। इसके अतिरिक्त सारी चीजें जो है प्रदेश सरकार की ओर से विकास की दृष्टि से पूर्ण विराम की तरह है। अब की बार जो बजट पेश किया हिमाचल प्रदेश में, और उस बजट में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली साल का बजट 58,000 करोड़ का था, और अब की बार का बजट जो है 54,000 करोड़ से भी नीचे रहा। यानी कि हमेशा जब से हिमाचल बना है बजट बढ़ता जाता है, और जबकि अब की बार पहले हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि बजट जो है लगभग 4,000 करोड़ रुपए कम हो गया। और हैरानी की बात इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री पहले दिन से एक ही बात कहते हैं कि अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र सरकार की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। एक शोर आजकल ये डाला जा रहा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट RDG जो मिलती थी, 17 राज्यों को मिलती थी हम पूरे देश के अंदर, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का कॉन्सेप्ट सीधा है कि जो आपकी आय और व्यय के बीच में जो खर्च रहता है, जो गैप रहता है, उसको थोड़ा ब्रिज करने के लिए केंद्र मदद करता था। लेकिन 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग के बाद केंद्र ने लगातार इस बात के लिए आग्रह किया प्रदेश सरकारों के समक्ष कि आप अपने रेवेन्यू के रिसोर्सेज जनरेट करिए, खर्चे कम करिए,
और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप जो है इसको कम करें, लेकिन नहीं किया। 6 सीपीएस बना दिए कैबिनेट दर्जे के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वायलेशन है। और अल्टीमेटली वो 2.5 साल तक दंदनाते रहे, 3 साल तक दंदनाते रहे लगभग, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको हटाने पड़े। लेकिन खर्चा किसका हुआ? प्रदेश सरकार का हुआ। आज हिमाचल प्रदेश में 90 से ज्यादा, लगभग 100 के लगभग एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इतना नंबर कभी नहीं रहा। 40 आउटर लिमिट रही हिमाचल प्रदेश में एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल की, लेकिन उसके बावजूद अभी लगभग 100 के करीब हैं। और अभी भी केस लड़ने के लिए दिल्ली से वकील ला करके एक एक पेशी का 1-1 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। सीपीएस के एक पेशी के लिए 1.5 करोड़ रुपए फीस एक दिन की देगी, एक पेशी की। आप अंदाजा लगाइए, उनकी कुर्सी बचाने के लिए। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिनको 30,000 रुपए हिमाचल प्रदेश में हम ऑनरेरियम देते थे, उनका ऑनरेरियम बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया। तो ऐसी विजनलेस गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने कभी नहीं देखी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो गई है। और जो गारंटी की बात जो हिमाचल प्रदेश में जो लोगों ने अनुभव की, 5 लाख नौकरी 5 साल में कही थी, 1 लाख नौकरी कैबिनेट की पहली बैठक में निकालने की बातें कही थी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दूध के रेट जो है वो उसको बढ़ाने की बातें कही थी। बहुत सारी चीजों को लेकर के जो गारंटीज दी थी उन्हें, वो सारी की सारी गारंटियां अभी तक धरी की धरी है। लेकिन विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के निर्लज्ज होकर के सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं, और देश के दूसरे राज्यों में जाकर के अभी कैंपेन, जहां जिन राज्यों में चुनाव लगे हैं वहां जाकर के भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां पूरी हो गई। महिलाओं को जिसमें 1500 रुपए देने की गारंटी दी थी, वो भी, उसका भी जिक्र किया कि वो भी पूरी हो गई। तो इस प्रकार से ऐसा नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश को, या ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश को कभी नहीं मिली। और जिस सरकार में ना कोई कोऑर्डिनेशन है, और खासतौर से अगर मैं लीडरशिप की, अगर हिमाचल प्रदेश की बात कहूं कि आप देखेंगे छोटे से कार्यकाल में, 1 साल के कार्यकाल जब उनका हुआ था तो बगावत हो गई नेतृत्व के खिलाफ, और मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत का परिणाम यह हुआ 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, छोड़ दिया उन्हें। हम जलालत की जिंदगी नहीं जी सकते, लोकतंत्र है, सबको अपना मत का अधिकार है। राज्यसभा की 1 सीट थी, वो सीट हार गए बहुमत होने के बाद। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की है। और अभी जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनकी जो प्रेजेंटेशन जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो दी गई, प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, इस बात को लेकर के हमें भी बुलाया गया, तो उसमें उन्होंने बड़ा साफ कहा कि आने वाले समय में कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया, पेंशन देना मुश्किल होगा, डीए जो पेंडिंग है वो देना मुश्किल हो गया, एरियर देना मुश्किल हो गया, सब्सिडी जो जितनी हिमाचल प्रदेश में दी जाती है, चाहे वो राशन पर सब्सिडी मिलती है, बिजली पर सब्सिडी मिलती है, पानी पर सब्सिडी मिलती है, चाहे दूसरी चीजों पर मिलती है, सारी की एचआरटीसी में मिलती है, तो सारी की सारी बंद करनी पड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा। और हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए हमारे पास कोई पैसा अब नहीं होगा, नौकरियों पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। ये फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेजेंटेशन ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। तो ये एक स्थिति हिमाचल के बारे में जो है, मुझे लगता है कि आप सबके माध्यम से पूरे देश भर में जानी चाहिए, जा ही रही है आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होने की का शेड्यूल जो है वो पंचायत का आने वाला है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, यानी कि हमारे कॉरपोरेशन और नगर परिषद, नगर पंचायतों का जारी हो गया। और उस चुनाव को जो नवंबर के महीने में होना था हिमाचल प्रदेश में, चुनाव डिले कराए जानबूझ करके, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट में हम गए, गवर्नमेंट हारी, सुप्रीम कोर्ट में गए, गवर्नमेंट हारी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31 मई से पहले चुनाव कराने के लिए आदेश हुआ है, तब जाकर के हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए।
तो ऐसी विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में है। कुछ बातों का मैंने जिक्र किया है और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को मदद मिल रही है, लगातार मदद मिल रही है और उनके ही माध्यम से, उनके ही आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य हमारे चल रहे हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम उनकी एक कमिटमेंट, होनेस्ट कमिटमेंट की महिला आरक्षण 33% होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने लोकसभा के अंदर राज्यसभा में बिल ला करके उसको 2023 में पारित किया और पारित करने के बाद जो टेक्निकल उसके इश्यूज थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी थी, क्योंकि डिलिमिटेशन और उसके साथ साथ में जो सेंसस का एक प्रोसेस जो है वो सारा उस सारी चीज के लिए एनेक्टमेंट होनी थी, कानून बनना था, परिवर्तन उसमें होना था। उस दृष्टि से जब उस बिल को लोकसभा के अंदर लाया, विशेष सत्र का आयोजन किया 16, 17, 18 अप्रैल को, और इस बात को लेकर के मुझे सचमुच में खेद है कि कांग्रेस का और कांग्रेस के सहयोगी दलों का चेहरा बेनकाब हो गया कि जहां 2023 में उन्होंने कहा था कि ये बिल पारित जो किया है उसमें हमारा सहयोग होगा, इसको तुरंत लागू करें। जब लागू करने के लिए कदम आगे बढ़ाने की प्रोसेस शुरू हुई तो उन्होंने उस बिल का विरोध किया। बिल पारित नहीं हुआ क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी उसके लिए और वो संभव नहीं हो पाया और उसके कारण जो है आज महिला आरक्षण के उस सारे प्रोसेस को जो फिलहाल जो है उसमें जो है बाधा पड़ी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का इस बात को लेकर बड़ा साफ कहना है कि हमारी एक होनेस्ट कमिटमेंट है और हम उस दिशा में लगातार प्रयासरत रहेंगे और आने वाले समय में अभी तक हम हार नहीं मानने वाले हैं, फिर विचार करेंगे, फिर सारी चीजों को कैसे किया जा सकता है। 2029 तक लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पारित होकर के लागू हो जाए, जो पारित हुआ पड़ा बिल है उसको हम लागू कर सके, ये उनका एक कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट के अनुसार जो उन्होंने प्रयत्न किए उस प्रयत्न के लिए मैं साधुवाद देता हूं। मुझे मित्रों इतनी सी बात कहनी थी, बाकी आपको कुछ लगता है? फाइनेंशियल क्राइसिस है हिमाचल में जो आपने सारा बताया जी, ऑल पार्टी मीटिंग में आपने कुछ सुझाव दिए हो और वो आपके इतना कुछ कहने के बावजूद वो जो आरोप है सारे, वो कहते हैं केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिल रहा, तो जो सारी सिचुएशन बन रही है, आपको लग रहा है कि अगली असेंबली इलेक्शन का कुछ नहीं? देखो, मैं एक चीज को लेकर बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि केंद्र एकमात्र इस वक्त हमारे पास जो है प्रदेश को चलाने के लिए एक रास्ता है, इसके सिवाय प्रदेश सरकार के हाथ तो पूरी तरह से खड़े हुए पड़े हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आरडी जी का जो जिक्र कर रहे हैं, अरे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो अभी खत्म हुई 31 मार्च को। इससे पहले तो हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रही थी, तो लेकिन रोना तो 3.5 साल से आप रो रहे हैं इसी बात को लेकर के भी केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? केंद्र का ही पैसा मिल रहा है। आपको मैं एक अगर फिगर दूं, मैं मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक और उनके कार्यकाल में 2 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जो हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली वो मिली 18,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपीस। वेरएस मोदी जी के नेतृत्व में 2 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर हिमाचल प्रदेश को मिला 89,300 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ ज्यादा मिला है। उसके बावजूद भी लज्जा रहित होकर के झूठ बोलना ये कतई भी उचित नहीं है। आपके कार्यकाल में, यानी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी केंद्र में, 18,000 करोड़ मिलता और 89,300 करोड़ रुपए मिलता। कंपैरिजन करिए आप। अगर हिमाचल प्रदेश को सही मायने में अगर मदद हुई है तो मोदी जी की सरकार के दौरान हुई है। और मोर ओवर मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने हिमाचल को स्पेशल स्टेट में उसमें कंसीडर किया और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें हिमाचल प्रदेश को पहले 60-40 के हिसाब से हमको शेयर होता था, अब 90-10 के शेयर में है, यानी कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, 10% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से। महिलाओं का जो आरक्षण का इशू है जी, वो बिल भी लेके आए, गिर गया वो किसी तरह से, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में कल, क्योंकि हरियाणा की भी असेंबली बुलाई है,
तो इस पे हिमाचल में आपकी पार्टी संगठन का या आपका कोई किस तरह का आंदोलन हो जाए? देखिए, इस बात को लेकर तो पार्टी की ओर से हमने एक जन आक्रोश जो रैली जो हमारी चल रही है महिला आरक्षण को लेकर के, जिसमें बाधा डाली गई, उसके लिए हिमाचल प्रदेश में हमने शिमला में प्रदर्शन किया और शिमला में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं उस आंदोलन का, उस आक्रोश रैली का हिस्सा बनी। और ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं और मुझे लगता है हरियाणा में भी कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे देश भर में चल रहे हैं। और कांग्रेस को एक्सपोज करना कि कहते क्या हैं और करते क्या। और हैरानी की बात तो हमको इस बात को लेकर के है, जब महिला आरक्षण पर केंद्र में लोकसभा में चर्चा हो रही थी, अमेंडमेंट जो बिल की लाई गई थी, वहां पर राहुल गांधी क्या बोल रहे थे? राहुल गांधी अपनी दादी की कहानी सुना रहे थे। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, वो वहां पर जादूगर का खेल सुना रहे थे, समझा रहे थे। आप अंदाजा लगाइए, ऐसा विजनलेस लीडरशिप कांग्रेस की व्यवस्था क्या है, हमें समझ नहीं आज तक आ रही है। जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है, आप बिल पर बोलिए और बिल पर आप जो पक्ष आपने रखना है उस पर बोलिए। न तर्क था, न तथ्य था, कहानी सुनाते रहे अपनी दादी जी की कहानी सुनाने के साथ जादूगर की कहानी सुनाते रहे। आपको एक्ट के सेक्शन पर बोलना चाहिए, एक्ट में क्या अमेंडमेंट करनी चाहिए उस पर बोलना चाहिए। एक्ट में अगर विरोध किस सेक्शन का कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, क्या तर्क है आपका? कोई तर्क नहीं था। जो पंजाब में पड़ोसी राज्य के सांसद टूटे हैं राज्यसभा के, तो बीजेपी का आरोप लग रहा है कि आप ये सब ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, आपके लीडर। पंजाब देखिए, ऐसा मेरा सरकार को गिराने की एक साजिश है। नहीं, गिरी हुई सरकार को क्या गिराना है, वो तो गिरी पड़ी है यहां पर। मेरा तो ये मानना है कि देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज से अपनी बात कहने का अधिकार है, फैसला लेने का अधिकार है। अगर ये यहां पंजाब में अगर ये सांसद टूटे तो स्वाभाविक रूप से लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह बहुत लंबे समय से खड़ा था और आखिरकार उस नेतृत्व को स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं था। और उन्होंने कहा कि दिल की आवाज, अंतरात्मा की आवाज के साथ हम बाहर निकले हैं और सोच समझ करके निकले। कोई ऑपरेशन लोटस नहीं। उनका मन किया कि हम अब छोड़ करके जा रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों ने कहा कि हम छोड़ करके जा रहे हैं तो जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा हमारी सदस्यता विधानसभा की जाती है तो भी परवाह नहीं, लेकिन इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। इस सरकार में रहना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए यहां का जो फैसला है, मुझे सिर्फ इतना करी, कोई लोटस ऑपरेशन का कोई विषय ही नहीं है। एक लोकतंत्र में अपनी आवाज के साथ, अंतरात्मा की आवाज के साथ वो साथी आगे बढ़े। जयराम जी, आपने जिक्र किया फाइनेंशियल इमरजेंसी का, कई संस्थान जो है पीछे बंद होने के भी मामले सामने आए। और अब जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने हलके में भी अब सीएम को बुलाने से कतरा रहे हैं कि कहीं वो आए और कोई संस्थान होना। आपको लगता है कि ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इट इज डाइवर्टिंग टू पॉलिटिकल इमरजेंसी ऑल्सो? हाँ, डेफिनेटली उस दिशा में ही चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक तरह की स्थिति ये हो गई कि मोर देन 2000 इंस्टीट्यूशंस जो बजटेड इंस्टीट्यूशंस थे, फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो बंद किए हिमाचल प्रदेश में कि जरूरत नहीं है। अब जरूरत लोगों के बीच में जाकर के मालूम करें कि, क्योंकि संस्थान जो भी खोले गए थे, मैंने खोले थे, पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने खोले थे और लोगों के कहने पर खोले थे, जनप्रतिनिधियों के कहने पर खोले थे, तो आवश्यकता थी। अब वो बंद कर दिए और उसके बाद अभी भी 3.5 वर्ष के कार्यकाल में संस्थानों को बंद करने का ये काम अभी तक बदस्तूर चला हुआ है। और सचमुच में ये सच्चाई है जो आप कह रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में ले जाने से कतरा रहे, क्योंकि घोषणा तो करेंगे नहीं, काम करने की बातें तो होंगी नहीं, पैसा है नहीं। लेकिन अगर उनको मालूम पड़ जाए कि ये संस्थान चला हुआ है, ये काम चला हुआ है, उसको भी बंद न कर दे। इसलिए कहते हैं कि आप वहीं रहिए, शिमला रहिए और आनंद से रहिए, आराम करिए। पश्चिम बंगाल में एक अच्छा मैसेज मिला है, रिकॉर्ड तोड़,
क्या लगता है कमल का फूल? लेकिन जो पोलिंग हुई है 92% के लगभग फर्स्ट फेज की, और मुझे तो लगता है कि ये जो है वो वेस्ट बंगाल में दीदी की विदाई की शहनाई बज गई है। और निश्चित रूप से 29 तारीख को सेकंड फेज का पोल होगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं और पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि बंगाल को अब लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता है। जिस प्रकार की वहां पर सरकार रही है, लोकतंत्र भी समाप्त हो गया था, विकास में पूर्ण विराम, और खास तौर से एक तरह का जो उम्मीद नहीं की जाती है। हम बहनों के प्रति बहुत बड़ा सम्मान रखते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर लोगों की हत्याओं के साथ वहां पर घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज नहीं रही, उससे लोग निजात चाहते हैं। सर, डीलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन की जैसे बात हुई, उसमें कांग्रेस ने बड़ी स्ट्रांगली अपने 2 पॉइंट्स रखे हैं। पहला पॉइंट ये कि ये जो बिल है वुमेन रिजर्वेशन का, ये 2023 में सर्वसम्मति से हो चुका है और भाजपा जो है मूड बना रही है लोगों का। दूसरा पॉइंट ये रखा कि अगर रिजर्वेशन देनी ही है तो अभी फिलहाल में प्रेजेंटली जो लोकसभा सीट्स हैं वुमेन्स को, उसी में ही रिजर्वेशन दी जाए। देखिए, इस बात को लेकर के मैं समझता हूं ये तर्क नहीं है, कुतर्क है ये उनका। सच्चाई ये है कि जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त 54 करोड़ की पॉपुलेशन थी, आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। स्वाभाविक रूप से लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो जिस तरह से उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, उसमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिले, छोटे उसमें यूनिट्स बने, यानी कि असेंबली बने और छोटी हमारी पार्लियामेंट बने, सीट्स बने, तो अच्छी तरह से काम किया जा सकता है। और यहां ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 25-25 लाख वोट है, तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि एक सांसद जो है उसके लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए केंद्र सरकार का एक मत था कि आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए, ये पहली बात है। लेकिन आरक्षण के कारण प्रभावित हमारा दूसरा सेक्शन भी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने तय किया कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हैं, और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के बाद वो सारी चीजों को लेकर के एक बैलेंस बनेगा। तो मुझे लगता है कि उस तरह से गलत कुछ नहीं किया गया। और दूसरी बात, उसमें जो एक्ट लाया गया था, वो एक्ट में बेसिक बात ये थी कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस अभी तक एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक ये है कि पहले सेंसस होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। अब इन दोनों चीजों को अलग करें, क्योंकि अगर हम अभी सेंसस करते हैं और उसके बाद डिलिमिटेशन के प्रोसेस को जाते हैं तो इट विल टेक टाइम। तो 2029 तक एक जो कमिटमेंट है, जो बिल पारित लोकसभा में हुआ पड़ा है, उसको लागू करना मुश्किल होगा। तो इसलिए तय किया कि भाई उसको लागू करने में कठिनाई आ रही, तो इसलिए डिलिमिटेशन हम पहले कर लेते हैं और उसके बाद सेंसस का प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो उससे सारी चीज को लेकर के किया गया था, लेकिन अनावश्यक रूप से अब कभी वो यही कहते हैं कि एग्जिस्टिंग में करिए, कभी उनने तर्क, उसके बाद तर्क डाला उसमें कि भाई इसमें जो कास्ट सेंसस का अभी तक हमारे पास डाटा नहीं है, तो उसके आधार पर जो है वो भी होना चाहिए। तो बात में कोई भी अर्थ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था इस बिल को रोकना। बीजेपी को देश के अंदर सत्ता में तीसरी बार आने से रोक नहीं पाई। मोदी जी को प्रधानमंत्री रोकना चाहते थे, नहीं रोक पाई। देश के आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, उसको रोक नहीं पाए। उनको लगता था कि रोकने वाली चीज एक ही है, यहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी इनके पास नहीं है, तो इसलिए यहां रोकने का काम किया जाए, सिर्फ रोकने के लिए रोका गया। सर, 2 दिन पहले यहाँ पंचकुला में बीजेपी की सांसद ने पूर्व सीएम हरियाणा के भजनलाल को बदमाश बताया, तो इस तरह की बयानबाजी को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही है और इस सारी चीज को लेकर के मुझे जो ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिवंगत है, स्वर्गीय, तो इस बात पे काफी बवाल हो रहे हैं कि एक सांसद को जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि उनके एक बेटे बीजेपी में भी फिलहाल हैं, कुलदीप ईश्वर। नहीं, मैं इस बात को, चाहे राजनीति में है, राजनीति नहीं भी है, तो मर्यादित भाषा सबके लिए आवश्यक है।